हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रसिया और यूक्रेन के वार के बीच में। आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच क्यों युद्ध हो रहा है, क्या कारण है, किस कारण से ये युद्ध हो रहा है, और साथ ही जानेंगे रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या भारत को लॉस की सामना करना पड़ेगा, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विश्व में कहीं पे भी युद्ध होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट रूप से हो ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका या रसिया के ही हाथ होता है, क्योंकि यही साले इतना हरामी है कि हम आपको बता नहीं सकते। कहां से बताएंगे, हमको खुद ही नहीं पता था, हम कहां से बताएंगे। साले बहुत अंदर लेवल के हरामी है। तो बताते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब समाप्ति हुआ, इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब समाप्ति हुआ तो रसिया और अमेरिका ये दोनों अपने आप को शक्तिशाली देश सिद्ध करने के लिए, ये कहता था कि हम शक्तिशाली है, तो अमेरिका कहता था कि हम शक्तिशाली है। इन दोनों ने अपने शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए अमेरिका हमेशा रसिया के टारगेट में रहने लगा और रसिया हमेशा अमेरिका के टारगेट में रहने लगा। रसिया जिस तरफ से भी व्यापार करता था या जिस तरह वो अपना सैन्य अड्डा रखता था, उसके जस्ट बगल वाला देश से अमेरिका उसके सहायता करके उसके देश में अपना एक सैन्य अड्डा ले लेता था। सेम ऐसा ही रसिया भी करता था, अमेरिका के पड़ोसी देश के साथ जाता था और उसके सहायता देने के बाद उसके वहां सैन्य अड्डा ले लेता था, और इसी तरह से चलता रहा। और ऐसे ही करते करते जिस देश में जाता था अमेरिका सैन्य अड्डा लेता था, उसके पड़ोसी देश में रसिया कह के उन दोनों देश के बीच युद्ध करवा देता था। और ऐसे ही करते करते 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। समझिए, एक आम आदमी को अगर 50 लाख रुपया एक बार दिखा दीजिएगा ना तो पागल हो जाएगा। अगर 50 लाख आदमी की अगर लाश दिखा दीजिएगा ना तो दोबारा मानव जिंदगी में आने के लिए भी सोचेगा। तो समझिए इस नंबर की इसका हरामीपन है। और तभी से इन दोनों के बीच में हमेशा से दुश्मनी चलते आ रहा है। ये लोग डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है, यह किसी दूसरे देश की मदद से एक दूसरे के बीच युद्ध करा देता है और अपना व्यापार का केंद्र रखता है। युद्ध करा देता है, हथियार की जरूरत पड़ता है तो ये हथियार के मामले में सबसे ज्यादा अमेरिका है और रसिया भी हथियार के मामले में आगे ही है। तीन दोनों इसी तरह से अपना हथियार का व्यापार करता है। रूस का भी चुतियापन का कमी नहीं है, क्योंकि यह भी यूएसएसआर 1991 में टूटा था। उससे पहले यूएसएसआर, देखिए इतना दूर में यूएसएसआर था। 15 देश में टूटने के बाद भी अभी रूस इतना बड़ा है, और जब यूएसएसआर था तो बहुत बड़ा था। तो इतना से भी इसको मन नहीं भरा, तो यहाँ इसके बगल में अफगानिस्तान था। इसने सोचा कि अफगानिस्तान को भी अपने अंदर कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर करने गया तो वहां पे अपना सेना को भेजा। तो अमेरिका कहा अच्छा तुम अफगानिस्तान में गए हो कब्जा करने, तो यहाँ पे ही पाकिस्तान के सहारा लेके वहाँ के स्टूडेंट सब था, यानी विद्यार्थी सब था, उसको उकसाने लगा। और वहाँ के विद्यार्थी सब उकसा के वही बाद में जाके तालिबान का रूप लिया, और वो उन्हीं लोग ने रसिया को वहां से भगा दिया। और बाद में अभी हाल ही फिलहाल के ये न्यूज है, यहाँ अमेरिका की भी भगा दिया, क्योंकि कहा जाता है ना सांप के कितना दूध पिलाइएगा लेकिन डसबे करेगा। तो वही हाल हुआ है। अब जान लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल का क्या मैटर है। बात है 2014 की। 2014 में वहाँ के लोग चाहते थे कि यूरोपीय संघ में शामिल हो, लेकिन वहाँ के जो सरकार था उस समय वह रूस के पक्ष में था। वह नहीं चाहता था कि यूरोपीय संघ में शामिल हो, लेकिन वहाँ के जनता विरोध करता था। तो वो क्या किया कि सरकार छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद चला आया रसिया में। अब वहां पे जो नया सरकार आया वो हामी भर दिया कि हाँ हम लोग यूरोपीय संघ में शामिल होंगे। तब यह बात सुन के रसिया को लग गया बुरा, कहा यार तुम यूरोपीय संघ में क्यों शामिल हो गए। तब यह अपना मिलिट्री को भेजकर रसिया के यूक्रेन के जो क्रीमिया भाग था उस पर कब्जा कर लिया। और यूक्रेन के क्रीमिया भाग कब्जा करने के बाद यहाँ पे क्रीमिया के बगल में ये आप ब्लैक सी देख रहे हैं, वो ब्लैक सी वो भी रूस के पक्ष में आ गया, यानी कि रूस के अंडर में आ गया। उस समय भी यूक्रेन बाप चिचिया कर रह गया, लेकिन कोई नहीं बचाने आया। और उसके बाद अमेरिका रूस पे सेक्शन लगाते जा रहा है। G8 अभी फिलहाल G7 है, पहले G8 हुआ करता था, उसमें से इसको बाहर कर दिया। G8 विश्व के सबसे बड़ा इकोनॉमिक वाला देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश G8 था। यह सब चल ही रहा था। उसी बीच में 2017 में यूक्रेन ने कह दिया कि अब हम नाटो में शामिल होंगे। अब ये बात सुन के तो और रसिया को एकदम बुखार छूट गया और उसी समय से वह युद्ध की तैयारी में लग गया। आप लोग सोचते होइएगा कि नाटो क्या है। नाटो एक संगठन है जिसमें 30 देश है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बड़े बड़े शक्तिशाली देश है सभी उसमें है। अब नाटो का एक रूल है, जो भी नाटो में शामिल हो जाता है वो उसको नाटो की आर्टिकल के अनुसार चलना होता है। नाटो के आर्टिकल नंबर 5 में लिखा गया है कि अगर हम किसी देश पे हमला किए तो कोई बात नहीं है, अगर कोई देश हम नाटो संगठन में से कोई भी एक देश पे हमला करता है तो हम सभी देश मिलकर उसे मारेंगे। मान लीजिए अभी यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो में मिलेंगे, अगर यूक्रेन नाटो में मिल गया रहता तो अभी रूस जो यूक्रेन पे हमला किया है तो अभी नाटो के सभी देश आके अभी रसिया से युद्ध करता। लेकिन रसिया ये नहीं चाहता है कि नाटो में वो शामिल हो, क्योंकि अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो में अमेरिका सब है और अमेरिका उसको पूरी तरह से घेर लेगा और नाटो के जो भी पुलिस होगा वो सब इसके राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव सब तरफ आएगा पेट्रोलिंग के लिए, तो उसको एकदम पूरी तरह से घेर लेगा अमेरिका। इसलिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना होने दे।
अब देखिए युद्ध छिड़ गया है ना, अब यूक्रेन को कोई भी नहीं बचाने जाएगा। कितनों बाप बाप डिडिया के रह जाएगा, उसको कोई नहीं बचाने जा सकता है। यहाँ तक कि यूएनओ भी नहीं बचा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता है? जिसका कारण है, देखिए यूएनओ के आर्टिकल नंबर 7 में लिखा गया है कि अगर कोई देश किसी देश पे हमला करता है तो उसके सहायता के लिए कोई दूसरा देश सहायता करने के लिए जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी देश का कोई पार्ट यानी कि कोई भाग उससे अलग होना चाहता है तो उसके लिए कोई दूसरा देश सहायता के लिए ना जाए, क्योंकि वह उसका आंतरिक मामला हो जाता है। तो वही काम किया है यूक्रेन का 2 शहर लुहांस एवं डोनस, इन दोनों शहर को वहां पे लोगों को उकसाकर बोला कि तुम अलग देश का मांग करो, तो वो सब अपना अलग देश का मांग कर रहा है। जब ये बात हो गया तो हो गया उसका आंतरिक मामला। तब रसिया से पूछा गया कि आप युद्ध क्यों करते हैं? तो कहा गया हम युद्ध कहाँ करते हैं। लुहांस और डोनस 2 देश है जो क्रीमिया से अलग हुआ है, वहां पे उसका आपसी मैटर चल रहा है। तो हम तो अपना पुलिस के भेजे है पीस कीपिंग के लिए, यानी कि शांति बनाने के लिए वहां पे अपना पुलिस के भेजे है। हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं। इसी का प्रयोग तो अमेरिका बार बार करता है, जहां कहीं भी उसका युद्ध फंसाना रहता है बस यही आर्टिकल नंबर 7 का प्रयोग करके करा देता है। तो अमेरिका किया तो बहुत अच्छा, रसिया कर लिया तो कौन गलत हो गया? वो तो अच्छे हुआ, क्योंकि अपना देश के सुरक्षा तो सभी चाहता है ना, क्योंकि कोई थोड़ी ना चाहता है कि हम अपने दुश्मन राष्ट्र से पूरी तरह से घिर जाए। किसी के भी लिए अपना देश सबसे ऊंचा और सर्वोपरि होता है। और जब यह बात यूएनओ में गया तो अमेरिका ने भारत को यूक्रेन का पक्ष लेने के लिए कहा, तो भारत ने उस वोट में भाग ही नहीं लिया, न चाइना उस वोट में भाग लिया। हालांकि जब यूक्रेन यूएसएसआर के जब हिस्सा था तो उसमें काफी विकास हुआ था, बहुत सारा शहर था जो बहुत ही डेवलप था। अभी आप सुने होंगे चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, चेर्नोबिल था, वहां पे न्यूक्लियर का निर्माण किया जाता था, यूक्रेन में ही जहाज का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ, यह एक अलग टॉपिक है, कहिएगा तो अगला वीडियो इस पे बना देंगे। तो जब विघटन हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे इसका स्थिति खराब होने लगा। यह कूद किसके बल पे रहा था? अमेरिका के बल पे कूद रहा था। लेकिन इसको पता नहीं है, कोई भी देश किसी के साथ युद्ध होता है तो डायरेक्ट रूप से नहीं आता है। अगर डायरेक्ट रूप से कोई देश किसी के युद्ध में आ जाएगा तो समझिए वर्ल्ड वार का सिचुएशन आ जाता है। तो कोई भी देश कैसे किसी को युद्ध में डायरेक्ट रूप से आ सकता है? कोई भी नहीं आ सकता है डायरेक्ट रूप से। लेकिन यह कूद रहा था अमेरिका के बल पे। तो जब यूक्रेन 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ तो इसके पास 200 परमाणु बम था। लेकिन यह 1996 में एनपीटी के समझौता पे हस्ताक्षर किया तो यह अपना सारा 200 परमाणु बम टोटल के टोटल रसिया को दे दिया। अगर अभी इसके पास परमाणु बम होता तो शायद युद्ध के मोड़ कुछ और ही होता, क्योंकि परमाणु बम जिसके पास होता है उसके साथ युद्ध करना कोई भी देश उलझना नहीं चाहता है। अब देखिए यूक्रेन उधर बेलारूस के तरफ से भी गिर गया है, और इधर क्रीमिया के कारण क्रीमिया से भी गिर गया है, और इधर ब्लैक सी से भी गिर गया है। यानी कि यूक्रेन अब रूस के थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के सेना से पूरी तरह से गिर गया है। इसमें आपको पता है जीत तो रूस का ही होगा, क्योंकि हर मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तो जीत तो रूस का ही होगा। अभी देखिए युद्ध 6-7 दिन से चल रहा है, 21 फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन युद्ध में विजय कोई भी हो, लेकिन नुकसान तो दोनों को होता है ना। अभी देखिए अभी रसिया का कितना सारा टैंक, कितना सारा ड्रोन, कितना सारा पोस्ट, इस सब इसको नष्ट कर दिया है। आप देखिए पढ़ सकते हैं, इसमें वीडियो में इमेज में तो दे दिए है, पोज करके पढ़ सकते हैं। तो इतना सारा नष्ट कर दिया है। लेकिन रसिया आखिर चाहता क्या है? क्यों आखिर युद्ध को इतना दिन तक बढ़ाया जा रहा है? तो देखिए रसिया का 2 ठो मांग है। पहला ये कहता है कि यूक्रेन और नाटो ये दोनों हमको ये लिखित दे कि कभी भी यूक्रेन नाटो में शामिल न होगा और नाटो कभी यूक्रेन को अपने में शामिल नहीं करेगा। और दूसरा कह रहा है कि नाटो सेना जो बेलारूस में आया हुआ है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि बेलारूस आप देखिए इसके जस्ट बगल में है और इसमें नाटो सेना आके इसको चारों बगल से मतलब नाटो सेना है। तो कोई भी अपने देश के बगल में कैसे अपने दुश्मन राष्ट्र की सेना को आने देगा? इसलिए वो कहता है कि यह सेना को भी अपना वापस ले जाए। देखिए इसी सब के बीच में भारत के भी कई सारा स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं। कोई मेडिकल की तैयारी करने गए थे तो कोई और किसी दूसरी चीज़ की तैयारी करने गए थे, सब वहाँ पे फंस गया है। हालांकि इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा सेतु चलाया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ के स्टूडेंट को लाया जा रहा है। यह स्टूडेंट आप देख सकते हैं किस किस डेट से कब कब चली थी इसमें दिखाया जा रहा है। हालांकि यह इसके पड़ोसी देश से लाया जा रहा है, जो भी इस यूक्रेन के पड़ोसी देश है, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, इन सभी जगह से भारत लाया जा रहा है। हालांकि 20,000 भारतीय वहाँ पे फंसे थे, वो सभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट में नाम बता दिए है कि कौन कौन डेट से आ रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच में एक भारतीय स्टूडेंट थे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, उनका मृत्यु हो गया है, जिसका नाम था नवीन शेखावत। भारत के कर्नाटक राज्य के थे, उनका मृत्यु हो गया है। वो खाना के सामान लाने गए थे, बमबारी के कारण उसको मृत्यु हो गया, वहाँ पे खार्की में ही मृत्यु हो गया। और इसी सब के बीच में रसिया के द्वारा फादर ऑफ ऑल बम गिराया गया। यह बम बहुत ही खतरनाक है।
यह बम नेशनल पुलिस स्टेशन खार्की में हमला किया गया है। यह बम जहां गिरता है उसके आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है और ऑक्सीजन के सोख लेने के बाद इसके आसपास में जो भी मनुष्य पाया जाता है वह एकदम लिक्विड के रूप में फैलने लगता है, यानी कि आदमी एकदम पिघलने लगता है। यह बम बहुत ही खतरनाक और इससे क्या घटना हुआ क्या नहीं, कितने आदमी की मृत्यु हुआ, अभी इसका कोई एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाया है। जैसे ही मिलेगा हो सके तो बता देंगे। अब बात कर लेते हैं इंडियन मीडिया के बारे में। भाई जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ है ना, तब से इंडियन मीडिया को समझो कोई अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है। खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पूरे दिन यूक्रेन रसिया यूक्रेन रसिया यूक्रेन रसिया। टीआरपी का चक्कर बाबू भैया, टीआरपी का चक्कर बहुत ही खतरनाक होता है। ये लोग टीआरपी के चक्कर में किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। देश में इनको और कोई मुद्दा नहीं नजर आता है सिवाय यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के अलावा। ये देखिए इस फोटो में क्या कर रहा है कि मरे हुए व्यक्ति से बात करेंगे नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी जाएंगे, मर गया होगा तो स्वर्ग में रहेगा तो जाएगा, चलो चलो उठो उठो, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो तुमको नीचे बुला रहा है। मरे हुए आदमी से बात कर, दिमाग सबके कहाँ है पता नहीं, मरे हुए आदमी से बात करते हैं। तो चलिए भाई देश की मीडिया की तो बात ही छोड़िए, इसको और कुछ नहीं नजर आता है, न देश की बेरोजगारी पे न मुद्दा पे। इनका काम बस किसी तरह से नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा देना। नरेंद्र मोदी मरे हुए आदमी से बात करेंगे, आप भी मर जाइएगा ना तो आप भी बात कीजिएगा। भारत में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गैस का दाम, पेट्रोल का दाम और साथ ही साथ सनफ्लावर यानी तेल के दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि लगभग सनफ्लावर का 80% भाग यूक्रेन से ही भारत में आता है। तो इन सभी का दाम बढ़ेगा। और उसके बाद एसबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट पारित किया गया है जिसमें बताया गया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को प्रत्येक साल 1 लाख करोड़ की घाटा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बात कर लिया रसिया और यूक्रेन के बारे में। दोस्तों कई दिन से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं किस कारण से कोई दूसरा काम में फंसा हुआ था, बट अब फाइनली फ्री हो गया हूँ और अब हमेशा वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।